Welcome back, students. Today we are going to start the very first chapter of NCERT Biology of class 12th, and that is sexual reproduction in flowering plants. Students, as you all know, this chapter is quite lengthy, so we are going to study this into 4 parts. In the very first part, I will try to cover the following topics, that is flower in general, stamen and microsporogenesis. In part second, I'll try to cover pistil and megasporogenesis. In third part, I'll cover pollination and fertilization events, outbreeding devices, and artificial hybridization. And the last part will cover post-fertilization event, endosperm embryo and seed formation, apomixis and polyembryony. Okay, so let's get started with the very first part of this chapter, and that is flower in general. Okay, so if somebody asks you that what do you know or how could you define a flower, ठीक है, तो आप फ्लावर को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो फ्लावर को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, वो क्या है कि दैट इज अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है, इन विच द शूट एपिकल मेरिस्टेम गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम. ठीक है, क्या है? इफ समबडी आस्क्स यू कि बेटा बताओ व्हाट इज अ फ्लावर, सो क्या बताओगे आप कि इट इज अ मॉडिफाइड शूट. क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है, in which the shoot apical meristem, क्या होता है? The shoot apical meristem, okay, gets converted into floral meristem. Simple definition है, into floral meristem. ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पता है कि जो एक कोई प्लांट होता है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 2 सिस्टम्स होते हैं. कौन कौन से सिस्टम होते हैं? एक होता है जो मिट्टी के ऊपर होता है और एक होता है जो मिट्टी के नीचे होता है. ठीक है, तो जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम. और जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम. ठीक है, और किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट का जो टिप होता है, ठीक है, किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट का जो टिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम. ठीक है, मेरिस्टेम में उस टाइप के सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं और वो क्या करते हैं? दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो जो शूट का जो टिप होता है, ठीक है, जो शूट का जो टिप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि जो शूट होता है उसमें लीव्स बनते हैं, पहले तो नोड्स बनते हैं, फिर लीव्स बनते हैं, ब्रांचेस बनते हैं. ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स के कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो शूट मेरिस्टेम, ठीक है, वो शूट का टिप जो अभी तक रिस्पॉन्सिबल था एक पत्ता बनाने का या इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक ब्रांच बनाने का, अब वो क्या हो जाती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है कि वो क्या बनाना शुरू कर देता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर प्राइमोडियम. प्राइमोडियम वर्ड जब भी आएगा उसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट, ठीक है, जिसके प्लान पे क्या बनने वाला है? एक कोई पर्टिकुलर चीज़ बनने वाली है. ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले एक नक्शा बनाते हैं, उसके ऊपर हम फिर प्लान करके घर बनाते हैं. ठीक है, तो प्राइमोडियम का मतलब ये है कि वहाँ पे क्या हुआ कि फ्लावर के जो जो पार्ट्स बनने हैं उसके एक कंडेंस्ड फॉर्म में, ठीक है, इट इज़ एक कंडेंस्ड फॉर्म में वहाँ पे टिप पे चीज़ें आके लग गई, जिसको अब हम क्या बोलेंगे? फ्लोरल मेरिस्टेम. ठीक है, अब वो शूट नॉर्मल शूट नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया? उसका टिप इट हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम. और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस कन्वर्जन का, उसका नाम है क्या? ऑक्सिन. ठीक है, तो ऑक्सिन वी हैव विल स्टडी इन क्लास 11th. फाइटो हार्मोन्स होते हैं, वो क्या कहते हैं? जैसे हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, उसी तरह से प्लांट में भी ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फ्लावर प्राइमोडियम. राइट, तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है फ्लावर की, दैट इट इज अ मॉडिफाइड शूट इन विच द शूट एपिकल मेरिस्टेम गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन प्लांट हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन. वेरी क्लियर? ओके, अब क्या है कि विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर में आप 6th क्लास से पढ़ते आए होंगे कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है उसका क्या? पेटल्स. ठीक है, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं उसके पेटल्स. ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उनका कैलिक्स होता है,
जिसको अभी हम कैलिक्स नहीं, अभी हम इसको सेपल्स लिख रहे हैं, ठीक है, सेपल्स, ठीक है। पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, फिर उसके बाद क्या आता है उसमें, स्टेमन आता है, और फिर आता है उसमें कार्पल, या जिसको हम पिसल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम पिसल भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी फ्लावर के यही 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो सबसे अट्रैक्टिव होता है वो क्या होता है, पेटल्स, ठीक। तो पेटल्स का काम ही यही होता है कि वो जितने अट्रैक्टिव होंगे उतने ही वो हेल्प करेंगे पॉलिनेशन में, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमें रोज़ प्लांट है या हिबिस्कस प्लांट है, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर देखो कि पेटल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो जनरली फ्लावर के शोई पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिवली कलर्ड, मोस्ट ऑफ द फ्लावर में कैसे होते हैं, अट्रैक्टिवली कलर्ड होते हैं, ठीक है। उनके साइज अलग हो सकते हैं, पैटर्न अलग हो सकता है, ठीक है, वे ऑफ कनेक्शन अलग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो पेटल्स हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सेपल्स होते हैं। सेपल्स बेसिकली ग्रीन कलर के होते हैं। वो क्या कराते हैं कि चूंकि बीइंग ग्रीन इन कलर वो क्लोरोफिल रखते हैं और दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड वाया फोटोसिंथेसिस, ये उनका काम होता है। प्लस सेपल्स का ये भी काम होता है कि वो जो फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे कि पेटल्स है, अंदर स्टेमन और कार्पल है, उसको वो क्या करते हैं, जैसे बाइंड करके रखता है, ठीक है, जब वो बर्ड स्टेज में होता है। देखा ना कि बर्ड स्टेज में कभी कोई कली अगर आपने देखी हो तो आप ऐसे कुछ होता है ना कि एकदम टाइटली कैलेक्स में कवर्ड होता है वो, ठीक है, कैसा होता है कि वो कवर्ड होता है टाइटली कैलेक्स में, ठीक है। तो ये जब बर्ड स्टेज में फ्लावर होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज द स्टेमन। स्टेमन जो होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड द फिलामेंट, ठीक है। किसका बना होता है स्टेमन हमारा, दैट इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या चीज़ है, एंथर वो चीज़ है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स, क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स। और इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, मेल न्यूक्लिया या मेल गैमीट्स होते हैं जो आगे चल के क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो स्टेमन को अगर देखा जाए तो क्या है कि वो एक्चुअली में दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। उसी तरह से फिर अगर हम कार्पल पे आए, ठीक है, कार्पल क्या होता है कि कार्पल या पिसल जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम कार्पल कहते हैं या पिसल कहते हैं। उसका क्या पार्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, एक लंबी सी स्टाइल होती है, ठीक है, और नीचे यहाँ बेस पे एक ओवरी होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और नीचे क्या हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है। ये ओवरी क्या है, ये ओवरी वो जगह है जहाँ पर क्या आगे चल के बनने वाला है, दैट इज इट विल बी कंटेनिंग द फीमेल गैमीट, ठीक है। या इसके अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है, जो आगे चल के क्या बनता है, सीड बनता है। तो बेसिकली कार्पल के अंदर ये जो ओवरी पोर्शन है उसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, कार्पल या पिसल, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। तो अब हम देखें कि पार्ट जो फ्लावर है, फ्लावर के जो पार्ट्स है, ठीक है, तो पार्ट्स को हम वर्ल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ल्स, WHORLS, वर्ल्स, राइट। तो अब ये 4 वर्ल्स हो गए हमारे, क्या क्या हो गए, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, स्टेमन हो गए और कार्पल हो गए, ठीक है। अब इसमें से देखो कि जो पेटल्स और सेपल्स है उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, कहीं डायरेक्ट रोल नहीं है। पेटल्स का काम क्या होता है कि अगर पॉलिनेशन कराना है तो वो शो मतलब वो इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को या ह्यूमंस को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स या बर्ड्स जो भी है वो उनके ऊपर आके बैठते हैं, और बैठते हैं तो क्या होगा कि उनके लेग्स और आर्म्स और हाथ पैर में पॉलन ग्रेन्स लगेंगे, फिर वो दूसरे पौधों मतलब फ्लावर पे बैठेंगे और इस तरह से वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इनका बेसिकली क्या होता है, एक सेकेंडरी रोल है इन रिप्रोडक्शन। सेम इज विद द सेपल्स। सेपल्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, ठीक है, फ्लावर का बर्ड स्टेज में हो और या फिर उसका फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ सेपल, राइट। तो पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं, ठीक है, उनका क्या कोई डायरेक्ट काम नहीं होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल वॉल्स। क्या बोलते हैं मैंने, नॉन एसेंशियल, सॉरी, ठीक है। तो जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज नॉन एसेंशियल वॉल्स। ये दोनों क्या कहलाएंगे, नॉन एसेंशियल वॉल्स, ठीक है।
क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो जैसे कि ह्यूमंस में भी देखें, ठीक है, एनिमल्स में देखें कि एक जो होते हैं वो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, और कुछ होते हैं जो कि नॉन एसेंशियल यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। उसी तरह से फ्लावर्स में भी होते हैं। और स्टेमन और कार्पल में चूंकि डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हैं, ठीक है, और वो डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं रिप्रोडक्शन में, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, दैट आर एसेंशियल वॉल्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल वॉल्स, राइट। ओके, नाउ अगर हम साइंटिफिक टर्म्स की बात करें तो पेटल्स को हम पेटल्स ना बोलते हैं, क्या बोलेंगे, विल कॉल इट कोरोला। क्या बोलेंगे हम उसे, कोरोला। सेपल्स को हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। स्टेमन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और कार्पल को हम बोलते हैं गाइनीशियम, ठीक है। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट एंड गाइनीशियम इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। कैलिक्स हमारा सेपल हो गया एंड कोरोला इज द पेटल पार्ट। तो ये कुछ साइंटिफिक टर्म है। सो सिंस वी हैव रीच्ड इन क्लास 12, so we are not going to write petal, sepal, stamen, pistil, but rather what we'll write corolla, calyx, androecium and gynoecium, ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम एंड्रोशियम को पढ़े, ठीक है, तो एंड्रोशियम जो हमने जैसे हमने बताया या स्टेमन, उसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट, राइट। तो एंथर जो है वो क्या है, वो पार्ट है स्टेमन का या एंड्रोशियम का दैट बेस पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं उसके अंदर, छोटे 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 छोटे, ठीक है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स या सिंपली पॉलन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉलन क्या होते हैं, ये पॉलन वो स्ट्रक्चर हैं जो आगे जब मैच्योर होंगे ये पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अगर एक पॉलन ग्रेन का हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर हमको क्या दिखाई देगा कि उसके अंदर हमें मेल गैमीट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके अंदर में क्या दिखाएगा, मेल गैमीट्स होते हैं उनके अंदर, इसीलिए हम स्टेमन को क्या बोलते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, दैट इज एंड्रोशियम। फिलामेंट का काम क्या होगा, फिलामेंट का कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ एंथर को कनेक्ट करता है फ्लावर के बेस से, ठीक है। कैसे, कहाँ कनेक्ट करते हैं, द बेस ऑफ द फ्लावर, ठीक है। कभी कभी एंथर आप देखोगे तो स्टेमन आप देखोगे तो कहीं कहीं स्टेमन क्या होता है कि वो जो है वो कनेक्ट होता है पेटल्स के ऊपर, ठीक है, कहीं कहीं वो पेटल्स के ऊपर। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ पिसल, कार्पल या गाइनीशियम। अब अगर हम गाइनीशियम का स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा होता है, कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी, राइट। तो जो गाइनीशियम होगा दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। स्टिग्मा का पार्ट काम क्या होता है कि जो भी पॉलन ग्रेन आएगा, ठीक है, फ्रॉम द सेम फ्लावर और फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स, तो दैट विल लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है। वो कहाँ पे आके लैंड करेगा, इट विल बी लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। सो बेसिकली स्टिग्मा क्या प्रोवाइड करता है, एक लैंडिंग स्टेज प्रोवाइड करता है फॉर द इनकमिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। स्टाइल का काम क्या होगा, दैट विल बी कनेक्टिंग स्टिग्मा टू द ओवरी, ठीक। ओवरी के अंदर क्या होता है कि ओव्यूल होता है, ठीक है, दैट बेयर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट। उसके अंदर क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, ठीक है, एग या ओवम, राइट। तो जो कमिंग पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, तो वो पॉलन ग्रेन क्या होगा कि वो जर्मिनेट करता है ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, और पॉलन में से पॉलन ट्यूब निकलती है जो कहाँ से होते जाती है, स्टाइल से होते जाती है, और फाइनली कहाँ आएगी, ओवरी में। और फाइनली जो मेल गैमीट्स होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर वो क्या होंगे कि वो इस ओव्यूल के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं, जहाँ पे पहले से क्या पड़ा होता है, जहाँ पे पहले से ओवम होता है। तो वो मेल गैमेट्स फिर क्या होंगे कि ओवम से फ्यूज करेंगे और फाइनली क्या बनाते हैं, दैट विल फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट,
ठीक है। तो ये बेसिकली फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा है वो क्या करता है, एक लैंडिंग स्टेज प्रोवाइड कराता है फॉर द जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, स्टिग्मा का भी हम आगे पढ़ेंगे कि स्टिग्मा का जो सरफेस होता है ना वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जो कि डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का पॉलन ग्रेन उसके सरफेस पे जर्मिनेट करना चाहिए और कौन सा नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर सेम स्पीशीज़ का फ्लावर का पॉलन ग्रेन पड़ेगा स्टिग्मा पे तो ही वो अलाउ करेगा उसको जर्मिनेट करना, अदरवाइज वो वहीं पर क्या करेगा, उस पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को रोक देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन प्ले करता है स्टिग्मा। ठीक है, तो ये था गाइनीशियम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो यू कैन सी हियर डिटेल्ड फ्लावर डायग्राम इज गिवन व्हिच कंसिस्ट ऑफ द पेटल्स, सेपल्स, anther, filament, stigma, style and ovary. Okay, one thing more that this basal part, this basal swollen part जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। इसको हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, तो ये थैलेमस का जो अरेंजमेंट होता है वो हर फ्लावर में अलग अलग होता है। ठीक है, कहीं पर ये सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं चारों, दैट इज द स्टेमन, कार्पल, एंड्रोशियम, सॉरी स्टेमन, कार्पल एंड पेटल एंड सेपल्स, वो थैलेमस के ऊपर अटैच होते हैं, कहीं पे साइड से अटैच होते हैं, कहीं अंदर से अटैच होते हैं। ठीक है, तो वो जो स्वॉलन बेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, देन यू कैन सी हियर in your book it's written that much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. ठीक है, that I've already explained. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. ठीक है, inflorescences are formed from which which bear the floral buds and then the flowers. ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होगा कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, और फ्लावर क्या है, दैट इज अ सिंगल फ्लावर। ठीक है, तो चाहे फ्लावर हो चाहे इन्फ्लोरेसेंस हो कुछ भी हो, तो उसका जो डेवलपमेंट होता है या जिसका प्राइमोडियम होता है वो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट क्या बनने वाला है, दैट इज इट इज गोइंग टू फॉर्म अ फ्लोरल प्राइमोडियम, राइट। Now in the flower, the male and the female reproductive structure, the androecium, the gynoecium differentiate and develop. ठीक है, so that we have already been gone through, right? Now proceeding further, let's see. So you can see here the structure of the stamen is given like we have already discussed. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थैलेमस का लिखा हुआ है कि the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. ठीक है, तो जो swollen base होता है उसको हम क्या बोलते हैं, thalamus बोलते हैं। ठीक है, so you can see the diagram over here. Now you can see the detailed diagram of the male part, that is the anther. ठीक है, the TS of a typical anther is given. ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फ्लावर का वो क्या कहलाता है, दैट इज द स्टेमन और द एंड्रोशियम। ठीक है, जो दैट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड द फिलामेंट, दिस वी हैव स्टडीड। अब हमें क्या पढ़ना है, दैट इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या है कि ये एक ग्रीन कलर से बना है, बीच में ऑरेंज कलर की एक लाइनिंग है या सेप्टम है, और फिर अगेन ये ग्रीन कलर का यहाँ से बना है, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसा है, ऐसा कुछ है। That is the anther is divided into two lobes. ठीक है, यहाँ पे क्लियर का डिफ्रेंसिएशन है, एक ये लोब है और एक ये लोब है। ठीक है, यानी कि एंथर कैसा होता है, दैट इज अ बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर कैसा होता है, एंथर इज अ बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, लोब्स मतलब दो लोब्स होते हैं उसमें। ठीक है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, एंथर का, एंजियोस्पर्म के एंथर का, राइट। अच्छा, अब अगर हम और डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़े एंथर का तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर का, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना एक लोब और दूसरा लोब, अगर हम इसका टीएस इसको काटे ऊपर से तो कुछ हमको इस तरह का स्ट्रक्चर निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये एक लोब था और ये दूसरा लोब है, लेकिन इन लोब्स में भी इफ़ यू सी क्लियरली कि इस एक लोब में भी फर्दर कितने पार्टीशन है, 2 पार्टीशन है, 2 राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी
2 पार्टीशंस है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है इसका जब हम टीएस काटेंगे उसका ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, फर्स्टली कि एंथर जो है वो तो पूरा का पूरा 2 लोब्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये फर्स्ट लोब हो गए और ये सेकेंड लोब, लेकिन ये लोब भी जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू 2 कंपार्टमेंट्स या 2 थीका। तो वो कितने हैं, 1 और 2। तो यानी कि ये कैसा हो गया, डाईथीकस। ठीक है, एंथर कैसा है, डाईथीकस है। थीका का मतलब, थीका वर्ड जब भी आता है उसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, या एक कंपार्टमेंट कह लो। ठीक है, तो एंथर कैसा था, पहले हमने पढ़ा कि वो बाई लोब्ड था और हर एक लोब में कितने थीकस हैं, 2 थीकस हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ब्रॉडली स्पीकिंग यहाँ पे टोटल कंपार्टमेंट्स कितने हो गए, दैट आर 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 कंपार्टमेंट्स हो गए किसके अंदर, अगर हम टीएस काट के देखें किसका, एंथर का। राइट, इट इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दिस फिगर। तो अब ये फिगर हम देखेंगे फिर से कि ये क्या है, एंथर है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था, इसके अंदर हर एक लोब में फर्दर 2 लोब्स हैं या 2 थीकस है। ठीक है, अब हम इस एंथर का और भी ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। So you can see here it is given in the NCERT also, in the text part also, कि a typical angiosperm anther is कैसा होता है, bilobed होता है, with each lobe having 2 theca, they are dithecous। कैसे होते हैं वो, 2 लोब होता है और हर लोब में 2 थीका होता है, तो वो कैसे होंगे, डाइथीकस होगा। बीच में क्या था, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है दैट लेंथ वाइज सेपरेट द थीका। अभी हमने दिखाया ना कि ऐसे है और बीच में क्या है, पार्टीशन। ठीक है, तो वो क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव भी बना होता है बीच में टू डिवाइड द 2 लोब्स। नाउ द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। ठीक है, ये बाइलोब जब हम टीएस काटेंगे तो हमें ये बहुत ही अच्छे से दिखाई पड़ेगा। नाउ तो टोटल अगर हम देखा जाए तो अभी कैसा स्ट्रक्चर हमने बनाया था, कुछ इस तरह से ना, यानी कि इसमें टोटल एक 4 लोब्स या 4 साइडेड स्ट्रक्चर बना है ना, 1 2 3 एंड 4। तो इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम उसका टीएस काटेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, जैसे ये बटरफ्लाई होता है ना, बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर 1 2 3 4। अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर विल बी seen which consist of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, अब हम इसका फर्दर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये देखो ये डायग्राम, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फर्स्टली हमने क्या कहा कि जो लोब, जो एंथर है, ठीक है, तो एंथर के 2 लोब्स हो गए, क्लियर, उन हर एक लोब में 2 थीकस हो गए, वेरी क्लियर। ऑल टुगेदर कितने स्ट्रक्चर हो गए, कितने साइडेड स्ट्रक्चर बनाइए, 1 2 3 एंड 4, क्लियर। नाउ इफ यू सी इन दिस स्ट्रक्चर कि अंदर में क्या है, सर्कल्स बने हैं। ठीक है, एकदम अंदर में हर एक थीकस में अंदर क्या बने, सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो वो सर्कल क्या है या वो एरिया क्या है, वो एक्चुअल में वो एरिया है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अभी तक हम छोटे क्लासेस में क्या पढ़ते आए कि यहाँ पे ये क्या अंतर है, उसके 2 साइड्स हैं और दोनों के अंदर क्या भर भर के पॉलन ग्रेन्स होता है। बट एक्चुअली में पॉलन ग्रेन्स कहाँ सिचुएटेड है कि वो जो दोनों थीकस हैं, तो उन दोनों थीकस के सेंटर में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम जो है वो डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे अबाउट द पॉलन एंथर। अब देखो क्या होता है कि यू कैन से दिस स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल द होल एंथर इज सराउंडेड बाय सम वॉल्स। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ ऐसे है उसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं, वो ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कई सारी वॉल्स हमको दिखने, कई सारी लेयर्स हमको दिखने को मिलेगी। सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस की। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर सराउंडिंग द एंथर इज एपिडर्मिस, राइट। Then after epidermis, it consists of endothelium layer. Okay, so the very first layer is epidermis.
then the second is endothecium, then third you can see 2 to 3 layers of middle layers, right? 2 to 3 layers of middle layers, and finally the most internal layer, that is the tapetum layer. Okay, so you can see here that the outermost layer, so if you have to number it from the outermost side, the very first line is layer is the epidermis, second is endothecium, third is 2 to 3 layers of middle layers, and finally the most internal layer, that is the tapetum layer, which is closest to what, closest to the sporogenous tissues. ठीक है, तो sporogenous tissues सबसे अंदर होता है, जिसके सराउंडिंग में कौन से टिश्यू, कौन से सेल्स, कौन से लेयर्स होते हैं, टेप्टल लेयर्स होते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर. क्यों? बिकॉज दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पोर्स दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड दिस स्पोरोजेनस टिश्यूज. ओके, सो द वॉल्स जो होते हैं, एंथर के वॉल्स जो होते हैं, इफ यू हैव टू count it or number it from the outermost side, so what are they? They are, the first layer is epidermis, second is endothecium, third 2 to 3 layers of middle layers, and finally consist of the tapetal layers, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं. ठीक है, टेप्टल लेयर का काम क्या होगा कि दे आर रिच इन दे आर हैविंग abundant amount of cytoplasm which is very much enriched with nutrients, so their function is to provide nourishment to the growing spores inside the sporogenous tissues. Okay, okay, so you can see here it is mentioned over here also in the textbook. Structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजियम ये किसको कह रहा है, ये एंथर को कह रहा है, ओवरऑल एंथर को कह रहा है. ठीक है, माइक्रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मेल गैमीट्स होते हैं या पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो छोटे होते हैं. ऐसे भी इफ़ यू कंसिडर इन नेचर द मेल गैमीट्स आर ऑलमोस्ट मीन्स इन मैनी केसेस दे आर स्मॉलर इन साइज, इसलिए मेल गैमीट्स को हम हमेशा स्मॉल या माइक्रो टर्म से रिलेट करते हैं. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब हुआ, स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बनता हो, स्पोर्स बनते हो. राइट, सो स्पोरेंजियम मीन्स द स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ स्पोर्स. कैसे स्पोर्स? मेल गैमीट्स दैट आर स्मॉल इन नेचर, सो दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज माइक्रो. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम, तो आंसर को हम ओवरऑल क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम. इज इट क्लियर? ओके, नाउ माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर हम टीएस देखें तो इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल्स लाइक आई टोल्ड यू, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड द टेप्टम. ठीक है, द आउटर 3 वॉल लेयर्स perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. Right? सो द आउटर की 3 वॉल है, दैट इज एपिडर्मिस, मिडिल लेयर एंड एंडोथीसियम. ये इनका काम क्या होगा कि ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेंगे. बट द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द टेप्टम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स एज आई टोल्ड यू. राइट, तो टेप्टम क्या है, दैट इज द, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. ठीक है, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेप्टल लेयर? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. मतलब कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और उन पे भरा होता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि उन्हें क्या प्रोवाइड कराना है, नरिशमेंट. राइट, ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन द अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ द टेप्टल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड. ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर बाइन्यूक्लिएटेड कब होता है कि जब हम उसमें साइटोकाइनेसिस हो जाए लेकिन उसमें कार्योकाइनेसिस ना हो. मतलब कि अगर एक सेल है, ठीक है, और वो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, तो सबसे पहले क्या होता है कि बीच की जो लेयर होती है वॉल्व, ठीक है, लाइक यू मस्ट हैव स्टडीड इन फंगस, एक डाइकैरियोटिक स्टेज होता है ना, कि उसमें क्या होता है, पहले प्लाज्मोगैमी होती है, मीन्स 2 सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो फ्यूज़ करेंगे. ठीक है, बीच की वॉल डिज़ोल्व हो गई. अब क्या हो रहा है कि इसमें 2 न्यूक्लियस जो इनके थे वो अभी फ्यूज़ नहीं किए. तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या है कि एक साइटोप्लाज्म हो गया ये दोनों सेल का, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई स्टेजेस है. तो ये क्या हो गया कि ओवरऑल एक सेल है लेकिन न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 है, तो वो बाई न्यूक्लिएट स्टेज हो गया. ठीक है,
So that is another thing. Now when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissues occupy the center of each microsporangium. So that we have already discussed, right? Now moving on further, अब होता क्या है कि ओके यू कैन सी हियर जो स्पोरोजीनियस अंदर टिश्यूज़ है, ठीक है, स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ को के जो सेल्स होते हैं वो हाईली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं हम उनको? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों बोलते हैं? अभी हमने बताया कि माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, स्पोर मतलब कि हम जो गैमीट बनाने वाले, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर से यहाँ हमारा मतलब किससे है? पॉलन ग्रेन्स और द गैमीट से, राइट। मदर सेल, मदर इज ऑलवेज दैट गिव राइज टू द डॉटर सेल, राइट। दैट मीन्स स्पोरोजीनस सेल्स are called microspore mother cells because in future they will undergo what? They will undergo meiosis to form what? To form microspores, ठीक है। तो दैट इज़ वाई स्पोरोजीनस टिश्यूज़ को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वन थिंग मोर, इफ़ यू रिमेंबर दैट द एंजियोस्पर्म जो फैमिली होती है दैट इज़ अ डिप्लॉयड प्लांट। एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स वो कैसे होते हैं? दैट आर डिप्लॉयड इन नेचर, मतलब उन एंजियोस्पर्म के हर एक पार्ट का जो पार्ट होता है, हर एक पार्ट के सेल्स होते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ डिप्लॉयड सेल। यानी कि एंथर भी सारा, अगर सारे पार्ट्स जो प्लांट के हैं वो डिप्लॉयड हैं, इसका मतलब फ्लावर के सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे, एंथर के सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। स्पोरोजीनस टिश्यूज़ भी जितनी भी होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी। लेकिन हमें पता है कि जो मेल गैमीट्स होते हैं या गैमीट्स जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाने के लिए हमेशा जो सेल डिवीजन काम आता है वो कौन सा होता है? दैट इज़ मियोसिस, राइट। दैट मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है, ठीक है, अगर उसको माइक्रोस्पोर बनाना है तो वो क्या करेगा? इट विल अंडरगो मियोसिस, राइट। So a microspore mother cell that is present in this sporogenous tissues, it undergoes meiosis to form microspore that are haploid in nature, right? Now let's see how. Okay, so what happens is द स्पोरोजिनस टिश्यूज़, जो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं तो वो कैसे होते हैं? दैट आर डिप्लॉयड इन नेचर एंड दे आर नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स ये क्या बनाएंगे? हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे कौन? द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। तो स्पोरोजीनियस टिश्यूज या सेल्स होती हैं वो कैसे होते हैं? दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहेंगे। दे विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स, और इन माइक्रोस्पोर्स को हम दूसरा नाम दे सकते हैं दैट आर पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इनको हम क्या बोल रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स बोल रहे हैं। मतलब कि स्पोरोजीनियस टिश्यूज व्हेन इट अंडरगोज मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 पोलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स एज सच अलग नहीं होते, ये मतलब कि थोड़े स्टिकी नेचर के होते हैं, तो वो क्या होते हैं? समथिंग लाइक दिस, अटैच्ड होते हैं एक में, तो इनको हम पॉलन टेट्राड्स भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पॉलन टेट्राड्स, ठीक है ना। अगर हम एक पॉलन ग्रेन के बारे में स्टडी करें तो इस एक पॉलन ग्रेन के अंदर जो है वो आगे चल के क्या बनने वाला है? मेल गैमीट बनने वाला है, ठीक है। अभी तक हम पॉलन टेट्राड्स को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर, ठीक है, सॉरी, अभी हम इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। आगे चल के इस माइक्रोस्पोर में क्या होगा? कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से क्या होगा? इनके अंदर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। इसीलिए when the pollen grains are immediately formed after meiosis by microspore mother cell, तब हम उनको क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होने का मतलब कि उनके अंदर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा,
तब हम इन पॉलन ग्रेन्स को क्या बोलेंगे, गैमीटोफाइट। ठीक है, गैमीटोफाइट हर उस चीज़ को बोलेंगे हम जिसके अंदर गैमीट होता है। सो गैमीटोफाइट रिप्रेजेंट्स द हैप्लॉइड स्टेज ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो गैमीटोफाइट का मतलब क्या है, तो अगर हम पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं या गैमीटोफाइट बोल रहे हैं, वो अल्टीमेटली हम सब पॉलन ग्रेन को ही बोल रहे हैं। कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे थोड़ी सी, बट द कन्फ्यूजन इट्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन, बिकॉज माइक्रोस्पोर हुआ, पॉलन हुआ, गैमेटोफाइट हुआ, वह सब हम घुमा फिरा के पॉलन ग्रेन्स को ही कह रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, द डिफरेंस इज कि जो माइक्रोस्पोर यहाँ पर है वो क्या है, पॉलन है, दैट इज़ नॉट मैच्योर येट। और मैच्योर होने का मतलब यही है कि उसके अंदर मेल गैमीट्स का अभी तक फॉर्मेशन नहीं, मेल गैमीट या मेल न्यूक्लियाई कह ले, मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर से गैमेटोफाइट बनाने का भी आगे प्रोसेस है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दैट प्रोसेस। द प्रोसेस इज़ कि जो माइक्रोस्पोर है, दैट जिसको हम पॉलन ग्रेन कह रहे हैं, ठीक है, तो अभी क्या है कि वो एक सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा और एक न्यूक्लियाई होगी। अब आगे चल के क्या होता है कि ये माइक्रोस्पोर जो है, या पॉलन ग्रेन जो है, ये इसके अंदर क्या होगा कि इट विल ग्रो इन साइज अ लिटिल बिट। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एक तरह से कह सकते हैं एसिमेट्रिक डिवीजन होता है। एसिमेट्रिक डिवीजन का मतलब, सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेल है तो वो एकदम सेंटर से डिवाइड होगा इनटू, या इक्वली डिवाइड होगा इनटू टू हाफ्स, उसका मतलब दैट इज सिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, बट हियर द केस इज दैट द डिवीजन इज अनईक्वल। अनईक्वल मीन्स कि this portion, the upper portion will be little bit larger in size with a larger nucleus, okay, and the lower portion of this cell will be small, ठीक है, and it will be consisting of two small nuclei, राइट। सो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है सेल का, जो बड़ा वाला पार्ट है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ बिग न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द वेजिटेटिव सेल। Vegetative cell of the pollen grain, and this will be known as the generative cell. The generative cell which is consisting of generative nuclei. Okay, so this pollen grain is dividing into two parts, that is the vegetative it is consisting of a larger vegetative nuclei and two smaller generative nuclei. Vegetative nuclei, a vegetative cell, the function of this is to provide nourishment to this generative nuclei or to this generative cell. ठीक है, so vegetative cell, as the name is clear, it is not involved in any type of reproductive process, बट इसका मेन काम क्या होगा कि इसके अंदर खूब सारे नरिश्ड साइटोप्लाज्म है, दैट विल बी प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द जेनेरेटिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये एक तरह से एसिमेट्रिक डिवीजन है, एंड दिस टू न्यूक्लियाई, ठीक है, दिस टू न्यूक्लियाई आर नोन एज जेनेरेटिव न्यूक्लियाई। वाई, बिकॉज ये आगे चल के क्या एज अ मेल गैमीट फंक्शन करने वाले हैं, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू जनरेट और गिव इट्स, जनरेट का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ प्रोड्यूस करना। तो चूंकि ये मेल गैमीट्स के फॉर्म में यूज़ होने वाले हैं, तो ये आगे चल के क्या बनाएंगे, एक जाइगोट बनाने वाले, दे आर गोइंग टू जनरेट अ जाइगोट, सो दैट इज वाई दैट इज दीज आर नोन एज जनरेटिव न्यूक्लियाई। क्लियर, सो वेजिटेटिव सेल एंड अ जेनेटिव सेल। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो, दिस पॉलन ग्रेन इज इमेच्योर, राइट, तो हम इसको माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन कह रहे हैं, और यहाँ पे क्या, इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो this is known as a matured gametophyte because it is having the nucleus. Okay, okay, now you can see here, so you can see this diagram over here, isn't it, कि ये pollen पहले क्या था, pollen tetrad था, okay, then it undergoes an asymmetric division to form two cells, that is the first is the vegetative cell and the generative cell. Okay, now so you can see here, it is written here that the cytoplasm
of the pollen grain is surrounded by plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and the generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus. The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. ठीक है, इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस. ठीक है, तो जो जनरेटिव सेल होता है वो स्लाइटली स्पिंडल शेप होता है. ओके, नाउ सी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज. ठीक है, टू सेल्ड स्टेज का मतलब वही कि एक वेजिटेटिव सेल है और एक क्या है, जनरेटिव सेल. ठीक है, लेकिन हमने बताया अभी कि जो जनरेटिव सेल है उसमें भी दो न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक तरह से ये तीन सेल्ड स्टेज कह सकते हैं. ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू ना अभी कि वेजिटेटिव पार्ट थोड़ा बड़ा होता है, उसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होगा और जो जनरेटिव सेल है उसमें क्या है, दो न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है, तो दोनों आगे चल के क्या बनाएंगे, मेल गैमीट बनाते हैं. ठीक है, तो अगर कोई पॉलन ग्रेन इन सॉरी इन टू सेल्ड स्टेज में रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो आइदर टू सेल्ड स्टेज में ही रिलीज हो सकता है, पॉलिनेशन के लिए उड़ सकता है. ठीक है, या फिर जब ये दूसरा वाला भी बन जाता है मेल न्यूक्लियाई, मतलब कि तीन सेल्ड स्टेज में भी ये पॉलिनेशन करा सकता है. ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो एक पॉलन ग्रेन पहले डिवाइड होता है दो सेल में, और एक में बड़ा न्यूक्लियस, दो में छोटी न्यूक्लियाई हो गए. ठीक है, तो टू सेल्ड स्टेज भी में भी रिलीज हो सकता है या फिर ये थ्री सेल्ड स्टेज में भी रिलीज हो सकता है. राइट, so here it's written that in over 60% of angiosperm the pollen grains are shed at this two cell stage. In the remaining the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes before pollen grains are shed, that is the three celled stage. ठीक है, तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड स्टेज पे ही चला जाता है पॉलिनेशन के लिए, मतलब कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल. ठीक है, दो न्यूक्लियाई, एक बड़ा न्यूक्लियाई एक छोटा न्यूक्लियाई. ठीक है, और बाकी के 40% में क्या होता है कि वो जो वेजिटेटिव सेल है वो तो रहेगा ही, और जो एक मेल न्यूक्लियाई के दो मेल न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और यहाँ पे भी एक पार्टीशन वॉल आ जाती है, यानी कि कुल काउंट करें तो 1, 2 एंड 3 सेल्ड स्टेज होता है. ठीक है, तो जनरेटिव सेल जनरेटिव इसीलिए है क्योंकि इसमें दो मेल न्यूक्लियाई है वो क्या है, दे विल बोथ फंक्शन एज अ मेल गैमीट. मतलब कि ये सेल डिवाइड होकर दो पार्ट में दो मेल गैमीट्स बना रहा है, और दोनों विल बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द in the process of fertilization. Right, so this line is quite important from the question point of view. ये अक्सर पूछा जाता है कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स जो है वो टू सेल्ड स्टेज यानी जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल के स्टेज में रिलीज होंगे, एंड इन द रिमेनिंग द जनरेटिव फर्दर डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू 4 मेल गैमीट्स. ठीक है, बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड. ठीक है, अब इफ यू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स की जो होती है वो टू लेयर्स होती है. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का अगर साइज शेप हम देखें तो शेप साइज कलर सब बहुत डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, पॉलन ग्रेन की टू मेन लेयर्स होती है. एक सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं एक्साइन. ठीक है, बाहर वाली लेयर को हम एक्साइन कहते हैं. अंदर की एक लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंदर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन. ठीक है, एक्साइन एंड इंटाइन. ठीक है, तो पहले हम एक्साइन के बारे में पढ़ते हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, पॉलन ग्रेन की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्डेस्ट मटेरियल की बनी होती है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज स्पोरोपोलेनिन. ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन होता है, द पॉलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज नोन एज एक्साइन, एंड दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल नोन. It can withstand high temperature and strong acids and alkalis. No enzymes that degrade sporopollenin is found so far. Right? Pollen grain exine जो होता है that is made up of sporopollenin. ये that is again most important term. ठीक है, स्पोरोपोलेनिन की खासियत ये कि वो ऐसा हार्डेस्ट नॉन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको कोई भी एसिड्स, हाई टेम्परेचर्स, एल्कली कोई भी गला नहीं सकता. इसीलिए क्या होता है ना कि फॉसिल्स पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स के. जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है या आर्कियोलॉजिकल डिगिंग वगैरह होती है तो उसमें से पुराने रिमेन्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं. पॉलन ग्रेन्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो वो सालों जो है मिट्टी के अंदर दबे रह सकते हैं.
क्यों? क्योंकि जो उनकी आउटर मोस्ट लेयर बनी होती है, एग्जाइन की जो लेयर होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी है, और वो हार्डेस्ट नॉन मटेरियल जिसको कोई भी चीज़ गला नहीं सकती, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन की जो कोटिंग होती है एग्जाइन लेयर पे वो क्या होती है, थोड़ी थोड़ी डिसकंटिन्यूअस होती है, लाइक ऐसे कुछ होती है। ठीक है, बीच बीच में जो होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ से जो मेल गैमीट्स है वो ट्यूब बना के, मतलब कि पॉलन ग्रेन का भी हमने स्टार्टिंग में बताया था ना कि पॉलन ट्यूब्स जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पे, जिसके थ्रू क्या होता है कि मेल गैमेट्स ट्रैवल करके फीमेल ओवरी तक जाते हैं। ठीक है, तो पॉलन के जो एक्सटर्नल एग्जाइन लेयर होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे अपर्चस छेद होते हैं जिनको हम जर्म पोर्स कहते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और उनका काम क्या है कि उस जर्म पोर्स से व्हेनेवर द पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा, तो क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, क्यों जर्मिनेट करते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो पॉलन गैमीट्स होते हैं उनको एक पैसेज चाहिए होता है टू रीच टुवर्ड्स द ओवरी। ठीक है, तो ये जो पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके थ्रू होता है? दैट इज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म पोर्स ऑन द एग्जाइन लेयर, राइट। ओके, और जो अंदर की लेयर होती है, ठीक है, द इंटरनल लेयर, द इनर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज इंटाइन। और इंटाइन कैसी होती है? वो कंटिन्यूस होती है, पतली लेयर होगी, थिन एंड कंटिन्यूस लेयर, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म जो है, ओके, सो आउटर, तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन की। आउटर लेयर किसकी बनी है? एक्साइन की बनी है, और उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है? स्पोरोपोलेनिन की। बट स्पोरोपोलेनिन की जो कोटिंग है वो कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, जहाँ से, जिसको हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर्स बोलते हैं, और इन पोर्स से क्या निकलेगा बाहर? पॉलन ट्यूब्स का बाद में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। फिर एक अंदर की लेयर होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, और वो कैसी होती है? थिन लेयर एंड दैट इज कंटिन्यूअस, राइट। सो दिस मच इज क्लियर आई गेस। उसके बाद पॉलन ग्रेन्स की कई सारे एलर्जीज वगैरह भी होते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis. इट मे बी मैंशन दैट पार्थीनियम और कैरेट ग्रास होती है, ठीक है, जो कि इंडिया में एज अ कंटामिनेंट इम्पोर्ट हुई थी वीट के साथ। ठीक है, वो हर जगह कॉमन हो चुकी है अब इंडिया में, और दैट इज़ फेमस फॉर कॉजिंग पॉलन एनर्जी। उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी इरिटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो दे आर फेमस फॉर कॉजिंग पॉलन एलर्जी, राइट। Now there are commercial uses of pollen grains also, क्योंकि pollen grains is a स्टोर हाउस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। हमने पढ़ा ना कि वेजिटेटिव सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म दैट इज लोडेड विथ न्यूट्रिटिव साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स को जो है एज अ सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स हो सकता है, सिरप्स हो सकता है। ठीक है, उसको मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है, प्रोसेस करके। एंड पॉलन ग्रेन्स, यू कैन सी pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. ठीक है, so pollen grains जो है as a supplement भी use किया जाता है। ठीक है, so that was about the commercial या economic importance of the pollen grains. नाउ अगर हम वाइबिलिटी की बात करें, जैसे कि मान लो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया, उसमें गैमीट्स, ठीक है, 2 सेल स्टेज में या 3 सेल स्टेज में, तो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि फिर वो उनको एनी हाउ फीमेल तक पहुंचना होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक उनको पहुंचना होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज द ट्रैवलिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर, ठीक है, एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक, यही पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस कांटेक्ट में नहीं आते एंड इट विल नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन्स का ये मस्ट है कि एक बार वो मैच्योर हो गया, उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, उनको फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, अगर मान लो इन केस उनको पहुंचने में देर हो गई, ठीक है, तो उनकी जो वायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वायबिलिटी का मतलब कि द गैमेट्स, जो भी गैमेट, जैसे कि इंसान ही है, ठीक है, ह्यूमंस का भी क्या होता है? एक एक्सपायरी डेट होता है ना, आफ्टर दैट वी कैन नॉट लिव। ठीक है,
या फिर मान लो फीमेल्स है, तो फीमेल्स में भी क्या होते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज देयर साइकिल्स स्टॉप, राइट। सो उसी तरह से प्लांट्स में भी है, ठीक है। या मान लो कि एनिमल्स है, तो एनिमल्स में भी क्या होता है कि गैमीट्स अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, फीमेल गैमीट्स तक, मेल गैमीट्स, तो क्या होता है कि जो उनके चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज वायबिलिटी. So the period for which the pollen grain remains viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. कितनी देर तक कोई पॉलन ग्रेन अगर वो अपने फ्लावर से एंथर से निकल चुका है, तो कितने देर तक, कितने घंटों तक या कितने टाइम तक वो मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए वाइबल है, ये डिपेंड करता है मोस्टली अपॉन पहले तो किस स्पीशीज़ का वो प्लांट है, किस स्पीशीज़ का वो पॉलन है, ठीक है। और इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। सपोज करो कि बहुत हाई टेम्परेचर है, हाई ह्यूमिडिटी है, सो वाइबिलिटी उसकी ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है या फिर रेनी सीजन है तो उसकी वाइबिलिटी थोड़ी टाइम के लिए बढ़ सकती है। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, राइट। Then in some cereals such as rice and wheat, pollen grain lose viability within 30 minutes of the release. 30 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन्स भले ही स्टिग्मा पे चला जाए, वो पॉलन जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी एंड सोलानेसी दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स, ठीक है। तो वीट और राइस में फॉर 30 मिनट्स होते हैं, लेग्यूम्स, रोजेसी और सोलानेसी फैमिली के जो पॉलन्स होते हैं फॉर मंथ्स उनकी वाइबिलिटी होती है, ठीक है। देन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न टेक्निक ऑफ of taking the pollen grains and preserving them for future fertilization, ठीक है। मतलब कि there is also provision in which हम pollen grains को स्टोर कर सकते हैं और जब हमारा मन चाहेगा हम उसको पॉलिनेट कराएंगे दूसरे पौधों से, ठीक है। और हम हाइब्रिड्स बनाते हैं, उससे हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, ठीक है। तो लाइक ह्यूमंस में भी क्या होता है कि स्पर्म्स और सीमेंस जो है वो स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। या एग्स को भी जो है आजकल क्या है ट्रेंड में कि द फीमेल्स दे आर फ्रीजिंग देयर एग्स सो दैट दे कैन यूज इट टू बिकम मदर सम लेटर स्टेजेस ऑफ द लाइफ, ठीक है। सो सेम इज विद द pollen grain also, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर pollen grain फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स, ठीक है। और किस में स्टोर कराते हैं, इन लिक्विड नाइट्रोजन विच इज हैविंग द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सच स्टोर्ड pollen कैन बी यूज्ड एज pollen बैंक सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। मान लो कि हमको कभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ का, या उस पर्टिकुलर सीजन में हमें ना करा कर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हो, बाद में कराना हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि pollen grains को हम एज इट इज स्टोर कर सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन which is having a temperature of -196 degrees Celsius, right? So this was about the viability of the pollen grains, okay. So this was all about the general portion of the flower and the male reproductive system of the flower, right? Hope this much is clear to you all students. So kindly go through the video thoroughly, and if you are having any problem you're most welcome to comment in my comment section, and please don't forget to like and subscribe. Thank you.